नेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। ग्रुप में मैसेज कर दें आप कि अगर किसी को लिंक से नहीं चल रहा तो सिंपली फेसबुक के पेज पे आ जाए CSS वोकैबलरी, और उसके ऊपर ये आप लोग आके क्लास को देख लें, लाइव क्लास में आ जाएं। अगर किसी से लिंक ग्रुप का नहीं ओपन हो रहा तो CSS वोकैबलरी इज़ अ पब्लिक पेज, उस पेज पे डायरेक्टली आ जाएं। चलिए, शायद नए स्टूडेंट्स आगे होंगे, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज आई डोंट नो व्हाई यू didn't go. If I were you, I should have gone. This is a sentence correction, and the correct sentence is I don't know why you didn't go. If I were you, I would go. It's a simple sentence, right? We were talking about the second sentence, that is if he had not died, he would grow up to be a murderer. If he had not died, you see that if he had not died, the first structure is had, तो यहाँ पे आना चाहिए क्या, he would grow up नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, he would have grown up. He would have grown up to be a murderer. क्योंकि ये क्या है, ये कंडीशनल टाइप 3 है। कंडीशनल टाइप 3 में क्या होता है, रिजल्ट क्लॉज। अब मैं आपको सिंपल वर्ड में बताती हूँ कि जो रिजल्ट क्लॉज होती है उसको भी सिमिलर होना चाहिए जो आपकी स्टार्टिंग क्लॉज आ रही है। जैसे कि इफ़ ही हैड नॉट डाइड, अगर वो ना मरता तो क्या हो जाता, तो वो एक मर्डरर होता। तो सेम उसमें आना चाहिए था, वुड हैव ग्रोन, थर्ड फॉर्म में आना चाहिए था उसको भी। इफ़ ही हैड नॉट डाइड ही वुड हैव ग्रोन टू बी अ मर्डरर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हमारे पास सेंटेंस है। लिसन टू द सेंटेंस केयरफुली, इट्स अ लॉन्ग सेंटेंस। द पीपल हु हैड बीन रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर मैनी आवर्स, दे वांटेड इंक्रीज इन देयर सैलरीज। इसको आप लोग लिख लें अगर आपके पास पेन कॉपीज कुछ है तो। द पीपल हु हैड बीन रेजिंग स्लोगन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिंग स्लोगन इज रॉन्ग। स्लोगन्स चैंट होते हैं, ठीक है, स्लोगन्स रेज नहीं होते। तो आप क्या करोगे, द पीपल हु हैड बीन चैंटिंग स्लोगन्स, फर्स्ट इज द रॉन्ग यूज ऑफ वर्ब, चैंटिंग स्लोगन्स, ठीक है। Against the government for many hours, they wanted increase in their salaries. The people who had been raising slogan, already यहाँ पे क्या है, एक नाउन प्रेजेंट है। The people, लोग जो के नारेबाजी कर रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो चाहते थे, तो हम लोग यहाँ पे दे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट द पीपल हु हैड बीन चैंटिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर मैनी आवर्स, ये एक सिंगुलर नाउन के साथ बात आ रही है, ठीक है। तो उस पे आएगा, उसके बाद फौरन जब हमने ऊपर नाउन यूज किया, इट्स अ कंप्लीट नाउन, ये पूरा एक सेंटेंस एक नाउन के उसमें आ रहा है। वो लोग जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे थे, क्या चाहते थे, वहां पे दे नहीं आना चाहिए, दे वॉन्टेड इंक्रीज, अगेन दे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द पीपल हु हैड बीन चैंटिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट वॉन्टेड, अगला वर्ड है इंक्रीज इन देयर सैलरीज। तो यहाँ पे आएगा द पीपल हु हैड बीन रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर मैनी आवर्स वॉन्टेड अ रेज इन देयर सैलरीज, ठीक है। ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। आ आएगा, इससे पहले एक आर्टिकल यूज होगा। एन इंक्रीज भी आप लिख सकते हैं, दे वांटेड इंक्रीज नहीं होता, दे वांटेड एन इंक्रीज इन देयर सैलरीज, ठीक है। रॉन्ग सेंटेंस मैं दोबारा बोल रही हूँ। द पीपल हु हैड बीन रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर मैनी आवर्स, दे वांटेड इंक्रीज इन देयर सैलरीज। द राइट सेंटेंस इज the people who had been chanting slogans against the government for many hours wanted an increase in their salaries, ठीक है। इसमें देखो the people is the noun, उसके बाद उसका प्रोनाउन आगे their यूज हो गया, ठीक है।
wanted was the verb in this sentence, और increase से पहले article का यूज़ होना चाहिए था, इसमें article यूज़ नहीं हुआ था. So basically इस sentence के अंदर 3 mistakes थी. ठीक है, raising slogans, they जो कि यूज़ नहीं होना था, increase से पहले एक article आना था. 3 इसके अंदर mistakes थी sentence में. The next sentence is Aslam, comma, as well as, comma, his 4 friends were planning to visit the museum. Aslam, as well as, comma, his 4 friends were planning to visit the museum. मैं पहले आपको इसका राइट सेंटेंस बता देती हूँ. इसका राइट क्या है? असलम एज वेल एज के बाद कॉमा नहीं आएगा, असलम के बाद कॉमा आएगा, एज वेल एज के बाद कॉमा नहीं आएगा. ऐसे राइटिंग आपको सिखा देंगे, अभी जो सिखा रही हूँ उस पर तो आ जाएं. असलम एज वेल एज के बाद कॉमा नहीं है. हिज 4 फ्रेंड्स वर प्लानिंग टू विजिट द म्यूजियम. ठीक है. अच्छा, अब जब आपने 2 सिमिलर चीज़ों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होती है तो 2 कॉमाज यूज़ नहीं किए जाते. असलम वॉज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू हिज फ्रेंड्स. ठीक है, तो आपने असलम के बाद तो कॉमा लगाया, एज वेल एज के बाद अगर कॉमा लगा देंगे तो हिज फ्रेंड्स वहाँ पर लेस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे देन दैट ऑफ असलम. ठीक है, तो हमने असलम को और उसके फ्रेंड्स को, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, तो हमने उनको इक्वल इंपॉर्टेंस देने के लिए वहाँ से कॉमा हटाया. फर्स्ट ऑफ ऑल, असलम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर प्लानिंग टू विजिट द म्यूजियम. तो पहले असलम था, ठीक है, फिर एज वेल एज हिज फ्रेंड्स. तो जो फर्स्ट आपका नाउन होता है उसके साथ आपका ये हेल्पिंग वर्ब लगता है. तो असलम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स वर प्लानिंग टू विजिट द म्यूजियम. तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, यहाँ पे वॉज आएगा. असलम एज वेल एज हिज 4 फ्रेंड्स वॉज प्लानिंग टू विजिट द म्यूजियम. और ये मोस्ट रिपीटेड रूल है जो एफपीएससी वाले बहुत पूछते हैं, उनका पसंदीदा रूल है ये. देयर फेवरेट रूल इज़ ये जो वर का यूज़ जो वो उस पर कर देते हैं, वहाँ वर नहीं आएगा, वहाँ पे वॉज आएगा. सिंपल. ठीक है, असलम की जगह पे अगर गर्ल्स लिखा हुआ था तो फिर वर आना था नीचे. ठीक है, क्योंकि वो प्लूरल होना था. अब इसकी रीज़न मैं दोबारा आपको बता देती हूँ. व्हेन द अदर सब्जेक्ट इज गिवन लेस इंपॉर्टेंस टू द फॉर्मर सब्जेक्ट देन इट कम्स आफ्टर द कॉमा. ठीक है, एंड आफ्टर एज वेल एज. कॉमा के बाद एज वेल एज के बाद कॉमा, और उसके बाद फिर लेस इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट को आप रख देते हैं. लेकिन यहाँ पर बोथ सब्जेक्ट्स वर इक्वली इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई यहाँ पे हमने उस कॉमा को हटा दिया और असलम की वजह से वहाँ पर हमने वर की जगह पर वॉज लगा दिया. ठीक है. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, असगर एज वेल एज सलीम वर लेट. असलम एज वेल एज सलीम वर लेट. अच्छा, इसको कोई भी जो आप लोग मेरे से क्लास में हो, सब लोग, उनमें से कोई भी एक इसको करेक्ट करके प्लीज़ कमेंट में लिख दे. असलम एज वेल एज असगर वर लेट. कमेंट में अगर आप इसमें इसको रूल को सेट करके लिखेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको लास्ट रूल समझ आ गया है. इट्स अकॉर्डिंग टू द लास्ट रूल जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, द रूल टू यूज़ वॉज एंड वर विद एज वेल एज. Aslam as well as his 4 friends were planning to visit the museum. Wrong sentence. Aslam as well as his 4 friends was planning. असलम के बाद भी कॉमा आएगा. मलिक सुफियान, असलम के बाद कॉमा आएगा, फिर एज वेल एज आएगा, फिर हिज 4 फ्रेंड्स आएगा. ठीक है, असलम के बाद कॉमा आएगा लेकिन एज वेल एज के बाद नहीं आएगा. असलम एज वेल एज असगर लेट. नो 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 मलिक सुफियान, आई वॉज टेलिंग यू कि आपने वॉज और वर तो आप हटा नहीं सकते ना, वो तो हेल्पिंग वर्ब है. टू कंप्लीट अ सेंटेंस यू नीड टू हैव अ हेल्पिंग वर्ब अनटिल और अनलेस वो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, उसमें भी आपको सिंपल वर्ब लग जाता है. ठीक है, हाँ जी. कबीर खान, दैट्स राइट, वॉज लेट. हम लिखेंगे असगर एज वेल एज सलीम वॉज लेट, क्योंकि हमने असगर के
जो फर्स्ट उसका सब्जेक्ट है, नाउन है, उसके हिसाब से हमने उसका हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है, वहाँ पे वॉज आ जाएगा। ये रूल समझ आ गया है गेस सबको। हम नेक्स्ट रूल तक आते हैं। नेक्स्ट रूल इज व्हेन आई शैल सी हर, व्हेन आई शैल सी हर आई विल डिलीवर योर गिफ्ट। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको पहले करेक्ट सेंटेंस बता देती हूँ। उसमें है जी, when I see her, when I see her, comma, I will deliver your gift. This is the right sentence. When I shall see her, wrong sentence क्या था? When I shall see her, I will deliver your gift. इसका right sentence है when I see her, I will deliver your gift. अब this is a dependent clause. When I shall see her, I shall see her is a dependent clause. किसके ऊपर dependent है? कि मैं गिफ्ट दे दूंगा उसको, ठीक है, जब मैं उसे देखूंगा तो I will give your gift to her, I will deliver your gift, जो भी इसमें है, ठीक है। तो जब आप गिफ्ट दोगे तो उसके बाद की वो बात है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंट क्लॉज ऑफ द टाइम कम्स। अच्छा, इसमें आप लिख लें ये बात, ये रूल लिख लें, व्हेन अ डिपेंडेंट क्लॉज ऑफ टाइम कम्स विद फ्यूचर मेन क्लॉज, द डिपेंडेंट क्लॉज इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जब भी एक डिपेंडेंट क्लॉज टाइम की मेन क्लॉज के साथ आ जाए, किसी टाइम की मेन क्लॉज के साथ, ठीक है, तो फिर जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। When I shall see her, I will deliver your gift. तो इसमें एक टाइम है कि जब मैं उसे मिलूँगा, तो देर इज़ अ सर्टन टाइम फॉर दैट, तो मैं जब उसको मिलूँगा तो मैं उसे वो गिफ्ट दे दूँगा, तो डिपेंडेंट क्लॉज सिंपल में आएगी, व्हेन आई सी हर आई विल डिलीवर योर गिफ्ट, एंड व्हेन आई सी हर के बाद कॉमा आएगा शहजाद, व्हेन आई सी हर इसके बाद कॉमा आएगा, आई विल डिलीवर योर गिफ्ट। एक मेरा ना यूट्यूब चैनल है एप्पल ऑफ नॉलेज, में भी आप लोगों के उसमें गया, उसमें यूज़ ऑफ कॉमा, यूज़ ऑफ सेमी कॉलन, और काफ़ी पहले मैंने ना वीडियो बनाई थी जिनमें कॉमा का कहाँ पे यूज़ होना है, सेमी कॉलन्स कहाँ पे यूज़ होने हैं, और कुछ पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में ना वो वीडियो थी, आप उसको देख लेंगे तो ये कॉमा सेमी कॉलन्स वाली आपकी जो थोड़ी सी गड़बड़ आती है ना लिखने में, वो सही हो जाएगी। वो वीडियोस भी आप जाके देख लीजिएगा, एप्पल ऑफ नॉलेज यूट्यूब का चैनल है, उस पर देख लीजिएगा। व्हेन आई सी हर आई विल डिलीवर योर गिफ्ट, हाँ जी ठीक है, आंसर ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस इज नो सूनर वी लेफ्ट द शॉप इट बिगेन टू रेन। दिस इज अगेन अ वेरी 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 फेवरेट रूल ऑफ द एग्जामिनर्स। ये तो आती है, नो सूनर देन लेटर वाली लाजमी आती है, एज वेल एज वाली लाजमी यूज़ होती है पेपर में, ठीक है, और या फिर कुछ ना कुछ आपके प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से रिलेटेड आती है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं आती हैं, एक कॉम्प्लेक्स आ जाती हैं टाइम्स, आपको आने चाहिए रूल्स। द सेंटेंस इज नो सूनर वी लेफ्ट द शॉप इट बिगेन टू रेन। व्हेन अ क्लॉज स्टार्ट विद नेगेटिव auxiliary verb of upcoming clause comes before subject, ये इसका एक रूल है, ठीक है। आपको मैं बता देती हूँ, नो सूनर डिड वी लीव द शॉप देन इट बिगेन टू रेन। जब ये देखें नो सूनर एक नेगेटिव उससे स्टार्ट हुई, ठीक है, नो सूनर देन लेटर है ना, तो नो सूनर के बाद आपने एक ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। आगे देखिए लिखा है इट बिगेन टू रेन, यानी वो पास्ट टेंस में था, बिगेन है ना, तो बिगेन पास्ट टेंस में था, तो फिर हम नो सूनर के यहाँ पे क्या लगा देंगे, डिड। पास्ट टेंस के लिए जो वर्ब आता है हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, डिड। नो सूनर डिड वी लेफ्ट द शॉप देन इट बिगेन टू रेन। यूट्यूब चैनल का नाम है एप्पल ऑफ नॉलेज। अगेन इस क्लॉज को मैं आपको बता रही हूँ, नो सूनर वी लेफ्ट द शॉप इट बिगेन टू रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल नो सूनर के साथ देन आता ही आता है, ठीक है, फर्स्ट क्लॉज के बाद नो सूनर जब लगता है उसके बाद नेक्स्ट देन यूज होता ही होता है, ठीक। इसमें एक तो फर्स्ट मिसिंग है देन,
देन उसके बाद क्या चीज़ मिसिंग है, इसके बाद इसमें मिसिंग क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, क्योंकि ये एक नेगेटिव उससे स्टार्ट हो रही है, नो सूनर। फिर हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है, पास्ट में बात हो रही है या प्रेजेंट में बात हो रही है। इसमें पास्ट में बात हो रही है, इट बिगेन टू रेन, तो हम लिखेंगे नो सूनर डिड वी लेफ्ट द शॉप, इट मुस्त पता नहीं, अहमद आप जो भी आपका नाम है, मुझे दूर से पढ़ा नहीं जा रहा। इसमें आपने लिखा है नो सूनर डिड वी लेफ्ट द शॉप इट बिगेन टू रेन, नहीं ये गलत है। नो सूनर डिड वी लेफ्ट द शॉप देन इट बिगेन टू रेन, यहाँ पे देन का भी यूज होगा। मुश्ताक अहमद आपका जो सेंटेंस है उसमें देन भी यूज होगा, देन इट बिगेन टू रेन। सूनर बेसिकली इज अ कंपैरेटिव वर्ड, सूनर उसके साथ आपने जब भी लगाना है तो जब कंपैरिजन किया जाता है तो देन का वर्ड यूज होता है, ठीक है। वी मस्ट यूज देन विद नो सूनर, ये होना चाहिए उसमें। या इस सेंटेंस को नो सूनर डिड वी लीव द शॉप देन इट बिगेन टू रेन, इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं नो सूनर हैड वी लेफ्ट द शॉप इट बिगेन देन इट बिगेन टू रेन। डिड की जगह आप हैड भी कर सकते हैं, नो सूनर हैड वी लेफ्ट द शॉप, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, हैड भी। डिड और हैड आप दोनों यूज कर सकते हो। हाँ जी मुश्ताक अहमद, अब ठीक है आपका आपका ये सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट डज अ पेशेंट टेल अ डॉक्टर, it is confidential. What does a patient tell a doctor, it is confidential, ठीक है। THEN वाला देन नहीं होता, THAN वाला देन होता है, मुझे भी AN वाला ही लग रहा है, THAN होता है आई गेस। What does a patient tell a doctor, it is confidential। अच्छा ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसको लिखते हैं व्हाट अ पेशेंट टेल्स अ डॉक्टर इज कॉन्फिडेंशियल। अब व्हाट डज अ पेशेंट टेल अ डॉक्टर इट इज़ कॉन्फिडेंशियल, ये एक गड़बड़ सा सेंटेंस है। एक सिंपल सेंटेंस इसका बनता है व्हाट अ पेशेंट टेल्स अ डॉक्टर इज कॉन्फिडेंशियल, व्हाट अ पेशेंट टेल्स अ डॉक्टर इज कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज We were staying at my sister's Cape's Cod vacation home। Sisters के बाद भी apostrophe s है, Capes के बाद भी apostrophe s है, ठीक है। दोबारा बोल रही हूँ, This sentence includes two apostrophes on sister and on Cape, ठीक है। इस तरह आप लिख लें We were staying at my sister's Cape's Cod vacation home। तो इसमें जो रॉन्ग चीज़ है वी वर स्टेइंग एट माई सिस्टर्स होम, ये तो ठीक है, सेंटेंस का बेसिक लाइक वर्ब प्रोवर्ब और इसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट यूज़ हुआ है ये सब ठीक है, इसकी फॉर्मेशन ठीक है। इसके अंदर मसला क्या है, इसके अंदर सिस्टर्स के ऊपर भी अपोस्ट्रोफी एस लग गया और केप्स के ऊपर भी अपोस्ट्रोफी एस लग गया, इसमें एक के ऊपर लगेगा जो के क्या है, वी वर स्टेइंग एट माई सिस्टर्स केप कोड वेकेशन होम, अपनी बहन के केप कोड वेकेशन होम में रहते। व्हाट अ पेशेंट टेल्स अ डॉक्टर इज कॉन्फिडेंशियल, राइट। वी वर स्टेइंग एट माई सिस्टर्स केप कोड वेकेशन होम, दिस इज द राइट सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस क्या आ रहा है, ही देन इज यूज फॉर कंपेरिजन इजंट मैम, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ जी देन ही, यही वाला THAN वाला यूज होता है कंपैरिजन के लिए। ही वॉज सीकिंग पोलिटिकल असाइलम कॉमा बट वॉज नॉट परमिटेड टू एमिग्रेट टू USA, एमिग्रेट इसमें ई से लिखा हुआ है, ठीक है। दिस सेंटेंस हैज़ टू मिस्टेक्स, फर्स्ट इज द कॉमा जो कि ही वॉज सीकिंग पोलिटिकल असाइलम कॉमा नहीं यूज़ होगा इसमें, क्योंकि टू इंडिपेंडेंट क्लॉज नो कॉमा बिफोर बट, जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आती हैं तो बट से पहले कॉमा नहीं आता। आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज का कैसे पता चलेगा, देखो ही वॉज सीकिंग पोलिटिकल असाइलम, इसके बाद मैं कोई बात नहीं कर रही, एक जो मैसेज है वो क्लियर हो गया, ही वॉज सीकिंग पोलिटिकल असाइलम,
That was the clear message in first sentence, in first independent clause. In this clause, I can understand that someone is taking asylum. I don't need to know anything about that because it is completing the message. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद लग गया कॉमा. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज से अलहदा करने के लिए यूज ऑफ कॉमा होता है. यहाँ पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कॉमा के बाद बट यूज किया है. जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं तो और उनके बीच में बट यूज हो जाए तो उससे पहले कॉमा नहीं आता. ठीक है, फर्स्ट करेक्शन. He was seeking political asylum, no comma, but was not permitted to emigrate to USA. Emigrate with not e, ये यूज होगा immigrate आई से. ठीक है, दोनों को इमिग्रेट ही पढ़ते हैं. मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं ऑनलाइन समझा रही हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा ना प्रोनाउंसिएशन में ई को ए करके बोल रही हूँ. एंड पे बाद में मैडम की प्रोनाउंसिएशन भी ख़राब है. He was seeking political asylum, comma, but was not permitted to immigrate to USA. ठीक है, राइट क्लॉज क्या होगी? He was seeking political asylum without comma, comma यूज नहीं होगा. He was seeking political asylum but was not permitted to, I से immigrate होगा, immigrate to USA. ठीक है, this is the right sentence. The next sentence is he not only comes there for swimming but also for coaching new swimmers. He not only comes there for swimming but also for coaching new swimmers. अब एक नया हमारे पास रूल है जहाँ पे हम यूज़ करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो को. ठीक है, अब आप देखो नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो के लिए रूल है ही कम्स देयर नॉट ओनली फॉर स्विमिंग. आपने इसको ही नॉट ओनली कम्स देयर फॉर स्विमिंग नहीं होता, आप पहले क्या लगाते हो? वर्ब लगाते हो. ही कम्स देयर not only for swimming but also for coaching new swimmers. ठीक है, not only verb के बाद आता है. he comes there not only for swimming but also for coaching new swimmers. ठीक है, हाँ जी ये ठीक है. he was seeking political asylum but was not permitted to immigrate for USA. to USA है यहाँ पे, for नहीं है. immigrate to USA. और immigrate for होता भी नहीं है वर्ड. ठीक है, अगर लेट्स सपोज इन नेक्स्ट सेंटेंस अगर कोई ऐसा आ जाता है immigrate for आ जाता है तो immigrate for गलत है, immigrate to होता है. ठीक है, when he visited the fair last time, comma, he bought no less than 20 school bags. When he visited the fair last time, comma, he bought no less than 20 school bags. इसका सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? when he visited the fair last time, comma ही आएगा. ठीक है, he bought no लेस देन नहीं होता, फ्यूअर देन होता है. ठीक है, जब भी आपने किसी क्वालिटी को करना होता है रिप्रेजेंट तो आप लेस लगाते हैं, जब किसी क्वांटिटी को बताना होता है तो फिर फ्यूअर लगाया जाता है. तो यहाँ पर आएगा when he visited the fair last time he brought no fewer than 20 school bags. ये समझ आ गया रूल. जब भी कोई क्वालिटी को आपने रिप्रेजेंट करना है तो आपने लेस का वर्ड यूज़ करना है. जब भी क्वांटिटी को आपने रिप्रेजेंट करना है तो फ्यू का वर्ड यूज़ करना है. ठीक है, अब यहाँ पे बैग्स की बात हो रही है तो बैग्स को हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, 3 4 5 6 200 500 1000 कितने भी बैग्स हों तो आप उनको काउंट कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर फ्यू यूज़ होगा. अगर वहाँ पे बात होती किसी भी खाने की किसी उसकी बात हो जाती, खुशबू की बात हो जाती जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, किसी इमोशन की बात हो जाती जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, तो इमोशन के अंदर फिर लेस होता है. इमोशंस को यू कैन नॉट काउंट.
तो वहाँ पर आप लेस यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर फ्यूअर को यूज़ नहीं करते। ये समझ आ गया रूल? तो फिर मैं नेक्स्ट बता दूँ आपको। अभी तक हम लोगों ने जो रूल्स किए हैं वो न्यू फ्यूअर और लेस को यूज़ करना किया है, वेयर वी कैन यूज़ फ्यूअर एंड वेयर वी कैन यूज़ लेस। देन नॉट ओनली बट आल्सो का जो यूज़ है उससे हमने देखा है। फिर हमने रूल में एक देखा है कंपैरिजन वाला देखा है, देन वाला, ठीक है, वो कौन से वाला था, वो एक कंपैरिजन का था। देन देयर वाज अ रूल अबाउट यूजिंग अपोस्ट्रोफी एस, और उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस के लिए हम लोग कॉमा को कहाँ पर यूज़ करते हैं। फॉर दैट यू हैव टू वॉच सम वीडियोज़ रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ कॉमास। मैनी विजिटेड द फेयर, FAIR फेयर है, ये FARE फेयर किराए वाला होता है, और FAIR फेयर जो होता है वो मेले शेले वाला होता है, ठीक है। ही bought no fewer than 20 स्कूल बैग्स, यस। मिस रिपीट कर देंगे ये वाला दोबारा सेंटेंस, कौन से वाला माही, कौन सा सेंटेंस दोबारा, ये फ्यूअर वाला। ये सेंटेंस है व्हेन ही विजिटेड द फेयर लास्ट टाइम, कॉमा ही बॉट नो फ्यूअर देन 20 स्कूल बैग्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है दैट इज ही थिंक्स दैट हिज हैंड राइटिंग इज बेटर देन हिज फ्रेंड, ये भी कंपैरिजन का है, ठीक है। कंपैरिजन सेंटेंस है, तो जब दो लोगों के दरमियान में कंपैरिजन होता है, लाइक हैंड राइटिंग है ना, और उसको हमने बेटर बताना है, तो हम नो सूनर वाला था मैम, रेसिप्रोकल ऑफ इट, नो सूनर वाला मैं दोबारा भी बता देती हूँ। ही थिंक्स दैट हिज हैंड राइटिंग इज बेटर देन हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे होगा ही थिंक्स दैट हिज हैंड राइटिंग इज बेटर देन दैट ऑफ हिज फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन आता है, हैंड राइटिंग का कंपैरिजन है ना, या हम ये कहते हैं he thinks that he is taller than his brother, तो he is taller than that